बादब मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। सियासी चकल्लस में कुछ बातें उपचुनाव की। दरअसल उपचुनाव ने भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ा दी। देश में महंगाई का ये आलम है कि वो हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा की सीटें हार गई और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राग महंगाई अलापा। इसका असर और भी कई जगहों पर दिखाई दिया। हालांकि बिहार में जो 2 जगह पर उपचुनाव हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जदयू ने दोनों सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। इस चुनाव में नीतीश कुमार की साख भी दांव पे लगी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन कुमार के लिए भी और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोनों को पहली बार ये जिम्मेदारी मिली और ये उपचुनाव इस जिम्मेदारी को मिलने के बाद ये उपचुनाव हो रहे थे। लेकिन दोनों सीटें पर फिर से कब्जा जमाकर जदयू ने अपना दबदबा साबित किया। लेकिन कई तरह के सियासी तिकड़म इस बीच होते रहे, खासकर विपक्ष और राजद सीट जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया और यहाँ तक कि बीमार लालू यादव को भी एक दिन चुनाव मैदान में उतारा। वो आए, प्रचार किए और चले गए। लेकिन जिस भाषा में इस्तेमाल उन्होंने किया, खासकर नीतीश कुमार के लिए, मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उनका विसर्जन करने की जिस तरह से बात कही, वो शायद लोगों को पसंद नहीं आई। और चुनाव के नतीजों के बाद, हालांकि वो 1 महीना यहाँ रहने आए थे और जोड़ घटाव गुना कर रहे थे कि किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार को गिराया जाए। हालांकि आंकड़े और अंक गणित लालू यादव के पक्ष में नहीं थे। ठीक है कि एक बहुत थिन मेजॉरिटी एनडीए को मिली हुई है बिहार में, लेकिन राजद को ऐसी मेजॉरिटी नहीं है कि वो वहां पहुंच पाए। और फिर महागठबंधन का जो गांठ था वो खुला। राजद के अहंकार की वजह से कांग्रेस उससे अलग हुई और इसका खमियाजा राजद को इन दोनों विधानसभा सीटों पर देखने को मिला। राजद की हार की बड़ी वजह कांग्रेस भी रही और कांग्रेस बम है। कांग्रेस के लिए पहला दुश्मन राजद था। जदयू के खिलाफ जरूर लड़ रही थी और उसे भरोसा भी था कि वो चुनाव नहीं जीतने जा रही कांग्रेस, लेकिन सिर्फ राजद के तानाशाही रवैये, क्योंकि कुशेश्वर स्थान जहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते भी रहे और वहाँ पिछले साल विधानसभा चुनाव में भी राजद के ही या कांग्रेस के ही उम्मीदवार उनके उम्मीदवार वहाँ से हारे थे। जितना लगभग उतने ही वोट से जितना तारापुर से राजद के उम्मीदवार हारे थे। लेकिन राजद ने उस सीट पर भी अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी, उम्मीदवार खड़ा कर दिया और लालू यादव ने दिल्ली से चलते हुए बिहार के प्रभारी को जिस भाषा में बात की और कांग्रेस को हैसियत बताई। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राजद को हैसियत बता दी। और हैसियत तो चिराग पासवान को भी मतदाताओं ने बताया, क्योंकि जिस चिराग पासवान का वोट पिछले साल कुशेश्वर स्थान में 13,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, उन्हें इस बार करीब 5,500 वोट मिले। कमोबेश यही स्थिति तारापुर में रही है। 11,000 से ज़्यादा वोट पिछली बार मिले थे, इस बार भी उन्हें 5,000 से ज़्यादा वोट मिले। तसल्ली के लिए वो कह सकते हैं कि वो तीसरे स्थान पर रहे, कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। लेकिन चिराग पासवान के भविष्य पर भी सवाल तो खड़े हो ही गए। कई तरह के सवाल और भी हैं, लेकिन इस उपचुनाव में नीतीश कुमार की साख भी दांव पे थी। जीतना उनके लिए ज़रूरी था और बड़ी अच्छी बात ये थी कि सारे तिकड़मों के बावजूद विपक्ष की रणनीति फेल हुई और नीतीश कुमार फिर से चाणक्य साबित हुए। उन्होंने सारी रणनीति कायदे से बनाई, उस पर अमल किया
और इसी का नतीजा है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर फिर से जदयू ने कब्जा जमाया। इस जीत के कई सियासी माने भी निकाले जा सकते हैं, और इसे भविष्य की राजनीति को भी के नज़रिए से भी इन चुनावों के नतीजों को देखा जा सकता है। 2024 का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और 2025 का उससे ज़्यादा दिलचस्प। लेकिन जाहिर है कि तमाम नेता, तमाम जदयू कार्यकर्ता इस जीत से बम है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ख़ासकर तारापुर में तो मुकाबला बहुत कड़ा था, संघर्ष था, और पहले 17-18 राउंड तक तो राजद के उम्मीदवार आगे रहे, लेकिन फिर एक बार जब बढ़त बनाई जदयू के राजीव कुमार सिंह ने, तो फिर अंत तक वो कायम रहे और लगभग 2,500 से ज़्यादा वोटों से वो जीते। जीत महत्वपूर्ण कही है, इसलिए वोट प्रतिशत ज़रूर है, वो वोट ज़रूर कम रहा, वोटों का फासला ज़रूर कम रहा। पिछली बार 7,000 से ज़्यादा वोटों से जीता था जदयू वहाँ, इस बार 2,500 के आसपास। लेकिन जीत महत्वपूर्ण थी, और जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी, और इन 2 सीटों के खाली हो जाने से उसकी सीटों की तादाद 41 रह गई थी। लेकिन अब फिर 43 हो गई, और जाहिर है कि इसके बाद नीतीश कुमार प्रशासनिक स्तर पर, सियासी स्तर पर बड़े फैसले लेंगे, और जो एक तरह का दबाव उन पर डालने की कोशिश लगातार पर्दे के पीछे से की जाती रही है, वो उस पर विराम लगेगा। कुछ विराम तो बंगाल के चुनाव के बाद लगा था, और फिर कुछ अब उस पर बहुत हद तक विराम लगेगा। लेकिन बड़ी बात यह है, इस चुनाव में राजद का सियासी कद घटा है, और लालू यादव का वो ऑरा, वो आभामंडल या वो प्रभाव भी घटा है। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लालू यादव ने अगर चुनाव प्रचार न किया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। लेकिन फिलहाल बिहार के उपचुनाव में चाणक्य नीतीश कुमार ही रहे। कार्यकर्ताओं का जोश देखें, दिवाली से पहले वहाँ दिवाली मनाई गई। बात सियासत की हो तो किसानों का आंदोलन अभी भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि सीमा सड़क को ज़्यादा दिनों तक बंद नहीं किया जा सकता। और उसके बाद कहीं कहीं कुछ किसानों की तरफ से भी और प्रशासन ने भी कुछ छूट दी, ढील दी, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंग रही है। किसानों के इस आंदोलन का नतीजा ही है कि हरियाणा में भी भाजपा चुनाव हारी, हिमाचल प्रदेश इसने गंवाया, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस तीन विधानसभा में से कांग्रेस को 1 सीट मिली, राजस्थान की 2 सीट, दोनों सीट कांग्रेस ने जीती, और एक जगह तो चौथे स्थान पर भाजपा रही और उसकी जमानत तक जब्त हो गई। इससे समझा जा सकता है कि भाजपा का न सिर्फ वोट प्रतिशत में गिरावट आई है, बल्कि वो सीटें भी आ रही। 3 लोकसभा की सीटें थी जिन पे भाजपा का कब्जा था, उनमें से 2 पर, एक पे शिवसेना ने कब्जा जमाया और दूसरे पे कांग्रेस ने। मंडी की सीट हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस ने जीती। भाजपा बड़े तर्क दे, लेकिन वोटों का प्रतिशत उसका गिरा है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में जहाँ का करीब 3 लाख से वोटों से पिछली बार जीते थे खंडवा का लोकसभा सीट, वहाँ इस बार सिर्फ 80,000 वोटों से जीता है भाजपा का उम्मीदवार। तो वोटों में गिरावट आ रही है। दरअसल किसान नाराज हैं, अभी तक उनकी नाराज़गी कायम है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने पर वे अभी भी अड़े हुए हैं, और सरकार जनवरी के बाद से अब तक बात नहीं कर रही है, और आस्था बातचीत से ही हल होगा। सरकार भी ये जानती है, लेकिन सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। दशहरा कुछ दिन पहले गुजरा, और दशहरा में रावण दहन के नाम पर किसानों ने जो भी किया,
उसका एक वीडियो वायरल है। वो वीडियो देखें आप और किसानों के गुस्सा को समझें कि किसान कितने गुस्से में है देश की सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। किसानों की पीड़ा को सरकारें कब समझेंगी, ये बेहद ज़रूरी बात है। सरकार इसे समझ नहीं पा रही है, लेकिन किसान भी अपनी जिद पे अड़ना नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी का सवाल है। डेथ वारंट पे सरकार ने दस्तखत की है और किसान चाहते हैं कि डेथ वारंट पे जो दस्तखत सरकार ने किया है वो वापस हो।